और भी गेस्ट हैं हमारे साथ जो आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले डीके दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और आपने कीमती वक्त निकाला हमारे आज के इस खास कार्यक्रम के लिए, उसके लिए शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के इंतजार किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन अब पूरा मामला जो है वो तीन जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक दर्जा अगर यूनिवर्सिटी को दिया जाता है तो इसके क्या फायदे होंगे, और अगर नहीं मिलता है तो किस तरीके के नुकसान इसके होंगे। मुझे लगता है कि ये जो अल्पसंख्यक दर्जा है, इस विषय को छोड़कर मूल विषय पर आना चाहिए कि ऑनरेबल कोर्ट में क्या मामला था और क्या हुआ है। क्या कि अजीज पाशा का जो जजमेंट है वो जजमेंट आर्टिकल 31(1) का है, और वहां पर ये कहा गया था कि जो क्लेमेंट था वो ये कह रहा था कि यूनिवर्सिटी जो है चूंकि मुसलमानों ने बनाई है और वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, मुसलमानों ने बनाने की वजह से इसके अंदर जो प्रॉपर्टियां हैं, जो हमारे बंगले, जो हमारे घर हैं, ये हमारे पर्सनल होने चाहिए। आर्टिकल 31(1) में प्रोटेक्शन दिया गया है, और प्रोटेक्शन अभी आर्टिकल 31(1) है नहीं, उस समय प्रोटेक्शन दिया गया है, और हमारी ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। चूंकि हम लोगों ने मिलकर ये यूनिवर्सिटी बनाई है, इसलिए ये है। तो कोर्ट में जब वो केस चल रहा था तो उस समय ये कहा गया था कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए तो कोर्ट ने कहा कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो नहीं सकते। क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको बनाया था। लेकिन ये जो प्रॉपर्टियों का मामला है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसलिए उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट उसकी ओनर होती है, कोई व्यक्ति उसका ओनर नहीं हो सकता। अब ये जजमेंट आया तो कोर्ट के पास चैलेंज हुआ कि साहब प्रॉपर्टियां हमको दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पीछे जो प्रॉपर्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है वो यूनिवर्सिटी की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, उसको एस्टैब्लिश करने वाले लोगों की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसाइड कर दिया। अब बात बचती है कि इसके पीछे की रीजनिंग, और रीजनिंग ये दी गई थी कि चूंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट आप नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस बात को यहीं पर पेंडिंग करते हैं कि 3 जजेस की बेंच ये डिसाइड करेगी कि इसका जो रेशियो है, यानी कि जजमेंट का जो कारण है, जो ये कह रहा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है इसलिए इसको आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, तो उसको हम खारिज करते हैं। और अभी 3 जजेस की बेंच माइनॉरिटी वाला विषय वो करेंगे। ये रीजनिंग उसकी नहीं है, जजमेंट की जो रीजनिंग है वो रीजनिंग यहां पर स्वीकार नहीं करी, और उसने कहा कि अजीज पाशा में जो प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। इसलिए यहां पर यह कह देना कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट केस था, ऐसा नहीं है। एक रीजन था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन केस, इसलिए उन्होंने कहा ये डिसाइड करेगा कोर्ट की वो माइनॉरिटी है कि नहीं है, 3 जजेस डिसाइड करेगी। हम ये कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है, किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आपके पास वापस आते इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, विकास सारथी, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मामले होते हैं उनको काफी बारीकी से समझते हैं, जानते हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे आज का जो ये पूरा मामला था, हम लगातार सुबह से इंतजार कर रहे थे इस फैसले को लेकर, तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुनवाई में कहा गया है, किन मुख्य बातों का जिक्र जजों की तरफ से किया गया? बिल्कुल, देखिए 7 में से 4 जजेस ने ये कहा कि अजीज बाशा मामले में जो फाइंडिंग थी कोर्ट की, जो उस वक्त संविधान पीठ ने जो फैसला दिया था उसको वो ओवर रूल कर रहे हैं। उस वक्त एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जो की गई थी इस फैसले में वो ये की गई थी कि क्योंकि एएमयू एक सेंट्रल एक्ट के जरिए स्थापित की गई है, इसीलिए वो अपना माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकते। इस पक्ष को आज सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया और ये कहा है कि केवल आप इनैक्टमेंट पर ही फोकस नहीं रख सकते कि इस कानून के जरिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया, उससे पहले किन लोगों ने उसको स्थापित किया, उनकी क्या उसके पीछे सोच थी, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उद्देश्य थे उस संस्थान को खड़ा करने के लिए, ये सारी चीजें। दूसरी बात, कोर्ट ने और भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं उसमें भी किसी जो उनका जो रेगुलेशन है वो सरकार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई ब्लैंकेट बैन है, उनको कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी है, लेकिन उसके आधार पर क्या माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो डिसाइड करते समय क्या इस बात को कहा जा सकता है कि क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के पास है और सरकार का इसमें हस्तक्षेप है तो क्या वो अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर खो देगा? कोर्ट ने कहा कि इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं और केस टू केस हमें इसको देखना होगा हर एक मामले में। लेकिन जो मूल बात थी वो कोर्ट, जो ऑपरेटिव पार्ट की जो बात है वो कोर्ट ने अजीज बाशा फैसले को ओवर रूल करा है, और ये एक तरीके से अभी जो एएमयू के जो वकील हैं उन लोगों का कहना है कि उनके लिए एक बड़ा फेवरेबल फैसला है आज का, और उसके आधार पर
वो अपनी बात जब एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर के आगे जब बहस होगी तो उसमें उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज के फैसले से हासिल हुई है, ऐसा उनका मानना है। आने वाले दिनों में किस बेंच के पास लिस्ट होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आज लास्ट वर्किंग डे है। तो नेक्स्ट सीजेआई ही तय करेंगे कि कब इस मामले की सुनवाई 3 जजेस के रेगुलर बेंच के सामने हो। लेकिन जहां तक सैद्धांतिक बात है, जहां तक सिद्धांत की बात है, वहां पर कोर्ट ने अजीज बाशा मामले में जो प्रिंसिपल स्थापित किए गए थे उनको ओवररूल करते हुए ये कहा है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर स्थापित कर उसको देखते समय ये बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। केवल क्योंकि वो एक सेंट्रल एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, इस आधार पर वो माइनॉरिटी कैरेक्टर खो देती है, ये ठीक नहीं है। जी, अब जो ये आज फैसला आया है, हालांकि अब इस पे 3 जजों की जो बेंच है वो भी सुनवाई करेगी और उसके बाद में और चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अब आज की जो सुनवाई हुई है उसका क्या असर यूनिवर्सिटी पर पड़ता हुआ नजर आता है? विकास, देखिए अभी जो स्थिति है उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आप कोर्ट ने कोई ऐसा ऑपरेटिव पार्ट आज ऐसा नहीं बोला एएमयू के संदर्भ में। जहां तक हम पिछले टाइमलाइन की बात करें तो आप याद करें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने जो मुस्लिम्स को 50% रिजर्वेशन की नीति थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, उस पर रोक लगा दी थी। उसकी अपील में उस वक्त की तत्कालीन सरकार 2006 में यहाँ अपील में आई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई। तो वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। फिलहाल किसी भी तरह का रिजर्वेशन, जो 50% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात है, वो लागू नहीं होगी। तो होगा आने वाले समय में ही ये साफ हो पाएगा कि वो रिजर्वेशन कब से लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि माइनॉरिटी कैरेक्टर अभी भी 3 जजेस की बेंच को तय करना है। हालांकि हम एएमयू के वकीलों और उनकी जो वकीलों की टीम थी उनके नजरिए से या उनका आज के फैसले पर जो रिएक्शन है उसके हिसाब से बताएं तो उनका यह कहना है कि वो आधी लड़ाई जीत चुके हैं आज के फैसले के बाद, और अब जब भी रेगुलर बेंच के सामने मामला आएगा तो वो अपनी बात और जोरदार तरीके से कोर्ट के सामने रख पाएंगे। और उनको उम्मीद भी इस बात की है कि वो माइनॉरिटी स्टेटस जो एएमयू का, जो अभी आप कह सकते हैं कि वो लागू नहीं हो पा रहा है इंटरनल रिजर्वेशन वहां पर, उस पर जो फैसला आएगा वो उनके पक्ष में आएगा। जी ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त हमारे साथ में गेस्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुबे जी, जिस तरीके से आज की जो सुनवाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये तो नजर आता है कि फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आगे और जब सुनवाई होगी उसके बाद में हम कह सकते हैं कि क्या असर पड़ेगा। लेकिन क्या इस जो एएमयू का पूरा मामला है, इसका कहीं ना कहीं जो देश की बाकी अन्य जो यूनिवर्सिटीज है उस पर भी इसका असर हो सकता है? जैसे बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गई। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तो वो जजमेंट तो सबके लिए लागू होगा। देश की जितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं उनके स्टेटस को डिफाइन करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी मानी जाएगी, कौन सी पर्सनल मानी जाएगी, कौन सी प्राइवेट मानी जाएगी और कौन सी पब्लिक मानी जाएगी, यानी कि सरकार की मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो विषय है वो विषय हमें लगता है कि हमें और माइनॉरिटी से जाना चाहिए। कोर्ट 2 चीजें कहता है, एक तो रेशियो देता है, रेशियो मतलब जजमेंट का कारण, दूसरा ओबिटर डिक्टा देता है। ओबिटर डिक्टा हम उसको कहते हैं जिसमें कोर्ट अपनी बात कहते समय बहुत सारी चीजें जो उसके दिमाग में होती हैं उसको लिखता चला जाता है। तो यहां पर जो माइनॉरिटी स्टेटस वाली बात है वो ओबिटर डिक्टा है। कोर्ट ने कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है और इस आधार पर इसको माइनॉरिटी कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, किसको माइनॉरिटी हटाया जा सकता है, किसको नहीं हटाया जा सकता है, ये ग्राउंड्स हैं। लेकिन मेरे सामने जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट दूसरा है। हम उस डिस्प्यूट को यहां सेटल करे दे रहे हैं, लेकिन इसका जो ग्राउंड पीछे दिया गया है उस पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अब 3 जजेस की बेंच उसको बैठकर डिसाइड करेंगे। और मामला 4-3 का है तो ओबिटर डिक्टा का जो मामला रहता है या कोर्ट की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग रहती है वो कभी बाइंडिंग नहीं होती। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अभी ऊंट जो है वो किसी भी करवट बैठ सकता है अभी। और जो मुस्लिम्स के एडवोकेट्स कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज का जजमेंट अगर साफ आ जाता तो मुस्लिम स्टेटस खत्म ही हो जाता, उसका माइनॉरिटी स्टेटस बिल्कुल खत्म हो जाता। तो कम से कम अभी उनकी उम्मीद तो जिंदा है कि माइनॉरिटी स्टेटस अभी 3 जजेस की बेंच सुनेंगी तो हो सकता है मेरा जिंदा रहे। ठीक है जब जी, आपके पास दुबे जी मैं 1 मिनट में वापस आ रही हूँ तुरंत, क्योंकि हमारे साथ में इस वक्त एक और गेस्ट जुड़ गए हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर हैं फिरोज बख्त अहमद जी। अहमद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। अहमद जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज उम्मीद की जा रही थी कोई ना कोई फैसला आज मुख्य तौर पर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
तो ऐसे में फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो 3 जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। हालांकि वो जजेस कौन से होंगे इसका अभी तक चुनाव नहीं किया गया है, ना ही ये चीज सामने आई है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आज जो सुनवाई की गई है? देखिए, इसमें मैं 2 पॉइंट्स कहूंगा, बहुत क्लियरली कहूंगा। दुबे जी को मैंने सुन लिया, वो अपनी जगह बिल्कुल सही उन्होंने बात करी, सटीक बात करी और कानून के एंगल से बात करी। देखिए, पहली चीज तो यह है कि बजाते खुद जो मेरी अपनी राय है वो यह है कि बतौर एक हिंदुस्तानी सिटीजन के मैं इस चीज को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को नहीं मानता। ये जो सिंड्रोम है ना, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सिंड्रोम, ये हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरिट की बेसिस पे जो है लोगों को जो भी मेरिट की बेसिस पे, काबिलियत की बेसिस पे, चाहे वो एडमिशन हो यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कोई नौकरी हो या कोई भी चीज हो, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी अपनी जाती राय। अब मैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, डिसीजन तो नहीं, जो भी उनका उन्होंने एक थोड़ा सा वेटिंग उसमें डाल दिया है कि इसका क्या फैसला हो। देखिए, बड़ा सेंसिटिव इशू है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया या मानू या किसी भी यूनिवर्सिटी में ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है देना, अगर सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट प्लेस ऑफ जजमेंट, इसके बाद तो कुछ रहता नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जो इतने शुरू से इसमें ये जो यूनिवर्सिटी है AMU, इसके स्टैट्यूट में पड़ा हुआ है कि ये मैनेज की जाएगी मुस्लिम VC से, ये इस तरह की चीजें पड़ी हुई है, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा जी। तो सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा हिचक है उसमें कि वो क्या फैसला दे, क्या इसको माइनॉरिटी स्टेटस रहने दे, या फिर जैसा कि एक हुकूमत चाह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक वन एजुकेशन फॉर्मूला शुड बी देयर, हर चीज में एक कानून चलना चाहिए। एक जो करंट जो एक डबल गवर्नेंस है वो हिंदुस्तान में नहीं चलना चाहिए, जिससे हिंदुस्तान रुक रहा है जगत गुरु बनने के रास्ते में। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इसको कुछ दिन के लिए होल्ड ऑन कर लिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो किसी को खुश होने की या छाती पीटने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। ना हमें सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक वेटिंग पैसेज दे दिया है तो हम जीत गए हैं या हार गए हैं। लेट अस आई मीन वेट एंड वॉच। जो फैसला बेस्ट होगा देश के लिए, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के लिए, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट उसी को करेगा। बिल्कुल, जजों का जो भी फैसला आएगा वो सबसे बेस्ट फैसला होगा। और दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए। दुबे जी, अगर मान लिया जाए कि अगर ये फैसला AMU के पक्ष में आता है, यानी कि AMU को अगर हम अल्पसंख्यक संस्थान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, तो उसका क्या असर पड़ेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर, कामकाज को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके का असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आप संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर होता है जी, तो मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का मुस्लिम्स के पास होगा, लेकिन रेगुलेशन, चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, रेगुलेशन सरकार का ही चलता है। ये एक बड़ी बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की TMA पाई फाउंडेशन में कह चुकी है जी। उसने कहा है कि एजुकेशन के मामले में जो रेगुलेशन है, टीचर्स की क्वालिफिकेशन का मामला आता है या सिलेबस का मामला आता है, वो सब कुछ सरकार गवर्न करेगी। सरकार जो रेगुलेशन बनाएगी उसके तहत आएंगे, लेकिन अंदर का जो मैनेजमेंट है वो स्वायत्त होगा, वो ऑटोनॉमस टाइप का रहता है कि वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि अगर कुछ लोग मिलकर उसका मैनेजमेंट बनेंगे और वो बायस हो गए, तो फिर वो राष्ट्रीय धारा से थोड़ा सा डेविएट होते हैं। और ये बात कोई आज की नहीं है। AMU आजादी से पहले की अगर आप देखोगे तो वो उसने एक बड़ा रोल प्ले किया है पाकिस्तान के बनाने में। इसलिए इसको जो अभी भाई साहब कह रहे हैं, इसको मुझे लगता है कि राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाकर ही रखना चाहिए। इसको मेजॉरिटी माइनॉरिटी हिंदू या मुस्लिम बनाकर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ में विकास भी लगातार बने हुए हैं। विकास, जिस तरीके से जो सुनवाई हुई है, आप वहां पर खुद मौजूद थे, तमाम चीजें आपने सुनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद रह करके, तो ऐसे में AMU की तरफ से किस तरीके की बातें रखी गई होंगी? देखिए, जब सुनवाई हो रही थी, आज तो फैसले का दिन था, लेकिन जब सुनवाई हो रही थी तो AMU लगातार इस बात के ऊपर उनका स्ट्रेस था कि केवल इस पहलू को ना देखा जाए कि
जब इसको यूनिवर्सिटी घोषित किया गया और एक सेंट्रल एक्ट 1920 में इसको एक के जरिए एक यूनिवर्सिटी में बदला गया। उससे पहले ये एमएओ कॉलेज के नाम से था। जब इसको सर सैयद ने एस्टैब्लिश किया था, इसके लिए फंड्स वगैरह जुटाए गए थे। तो उनका ये कहना था कि इसकी पूरी हिस्ट्री है, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, उसको भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी को जब एक्ट ला करके एक तरीके से स्थापित किया गया, उससे पहले की सारी कार्रवाई मुस्लिम समुदाय की थी। मुस्लिम समुदाय के ही जो इनिशिएटिव था, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी बनी, स्थापित हुई, इसके लिए फंड्स इकट्ठे किए गए। हालांकि जब 1920 में इसमें एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी बनाया गया, तो ये इसलिए किया गया कि ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सके और ऐसा ना हो कि केवल एक खास रिलीजियस स्टडीज तक ही जो कॉलेज है वो सीमित रह जाए। तो इसीलिए बिल्कुल इसमें मॉडर्न एजुकेशन दी जाए और इसका जो स्टैंडर्ड है वो नेशनल लेवल का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो। इसी के चलते इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया। ये व्यवस्था चलती रही और केवल अभी नहीं, 1951 में संशोधन करके जो पहले एक शर्त होती थी कि केवल मुस्लिम के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जिसको हम कोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कि जिसमें वीसी और भी जो अन्य महत्वपूर्ण लोग हैं, रजिस्ट्रार, ये सारे लोग मुस्लिम होंगे। ये जो थी, इस नियम को डाइल्यूट किया गया, उसमें संशोधन लाया गया और आगे हमने देखा कि इस तरह से जो इसका कैरेक्टर था वो समय के साथ बदला है। जैसा एमएयू कॉलेज के समय था, वैसा कैरेक्टर नहीं रहा 1951 के बाद से। और एएमयू लगातार एक की दलील एएमयू की यही रही कि हम केवल इन चीजों को नहीं देख सकते कि ये जो बदलाव किए गए हैं, उससे पहले की भी एक हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को भी ध्यान में रखते हुए एएमयू का जो भी स्टेटस, चाहे माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट मानता है या नहीं मानता है, जो भी स्थापित करना जो भी रूलिंग देना चाहता है, वो देते समय इसके पूरे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इस वक्त तो हमारे साथ में गेस्ट भी जुड़े हुए हैं लगातार। फिरोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिरोज जी, जिस तरीके से अभी फिलहाल तो अब इंतजार करना होगा अल्पसंख्यक दर्जा मिलता है एएमयू को या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आपका मन क्या कहता है? आपके हिसाब से एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट तो जो फैसला सुनाएगा उसका हम सभी को इंतजार है ही। देखिए, आपने मेरे दिल की बात पूछी है। मेरा तो दिल हमेशा से कहता है कि हिंदुस्तान शुरू से ही साझा विरासत से चला है, गंगा जमनी तहजीब से चला है, बिल्कुल आगे भी ऐसे चलेगा। छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भारत पे रहमत परवरदिगार है, मेरे भारत पे रहमत परवरदिगार है। कृपा श्री राम की और मर्यादा, कृपा श्री राम की और